बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है अधिनायक तंत्र के बारे में, जिसको तानाशाही भी कहते हैं, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। सर्वप्रथम हम अधिनायक तंत्र का अर्थ एवं परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, साधारण रूप से या सामान्यतया अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति यानी एक ही शासक के हाथ में केंद्रित होती है। यही व्यक्ति सर्वोच्च होता है, सुप्रीम, और किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अधिनायक द्वारा शक्ति के अनुत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग के कारण ही फोर्ड ने अधिनायक तंत्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। एक विचारक हुए हैं शोल्टाउ, उन्होंने कहा है कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है जिसे अपने पद को मुख्यतया वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है, अपितु शक्ति या सहमति अथवा दोनों के ही सहयोग से प्राप्त किया है। वह निरपेक्ष प्रभुसत्ता प्राप्त करता है और इसका प्रयोग वह कानून के बजाय मनमाने आदेशों को लागू करके करता है। अपनी प्रकृति से अधिनायक तंत्र मूलतः एक अवैध एवं असंवैधानिक शासन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनका पालन नहीं किया जाता, और इसी दृष्टि से ये अन्य सभी शासन प्रणालियों से भिन्न होता है। खुद मैकाइवर ने भी कहा है कि अन्य सभी शासन प्रणालियाँ इस अर्थ में संवैधानिक होती हैं कि उनके सत्ता में आने का एक पूर्व निश्चित आधारभूत कानून होता है, जिसे शासन सत्ता में आने वाली सरकार न बनाती है और न तोड़ती है। इस अर्थ में अन्य सभी शासन प्रणालियाँ वैध होती हैं। केवल अधिनायक तंत्र ही मात्र अपनी इच्छा को ही सत्ता का एकमात्र औचित्य मानता है। समाज की सभी अवस्थाओं में व्यक्तियों की सत्ता के स्रोत को खोजने में अभिरुचि रही है। उन्होंने इसे कभी समुदाय में अथवा ईश्वर की इच्छा में अथवा पवित्र रूढ़ियों में पाया है। अधिनायक तंत्र इस प्रकार की अभिरुचि की उपेक्षा करता है। यह अपने अस्तित्व को ही इस बारे में एकमात्र स्वीकारनीय उत्तर मानता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो अधिनायक तंत्र है एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता रहती है। वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और वो संवैधानिक रूप से शासन नहीं करता है। तो इस प्रकार का शासन जो है वो अधिनायक तंत्र कहलाता है। अब हम चलते हैं अधिनायक तंत्र की विशेषताओं पर। देखिए, पहली जो विशेषता है वो है सर्वाधिकारवाद का समर्थन। सभी प्रकार के अधिनायक तंत्र सर्वाधिकारवाद का समर्थन करते हैं और इसके लिए वे सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। यानी जो अधिनायकवादी हैं वो सत्ता को एक जगह केंद्रित करते हैं, शक्तियों को छितराते नहीं हैं, शक्तियों को बांटते नहीं हैं, शक्तियों को विभाजित नहीं करते हैं, एक ही जगह शक्ति को केंद्रित रखते हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ लक्षण अधिनायकवाद के इस प्रकार हैं, जैसे कि समाज, शासन व राज्य में वो भेद नहीं मानता। अधिनायकवादी जो है समाज हो चाहे शासन हो, राज्य में कोई अंतर नहीं करता। अतः राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग शासन द्वारा किया जाता है और शासन व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी पूर्ण हस्तक्षेप करता है। दूसरा है सावयव सिद्धांत में आस्था। अधिनायकवादी राज्य को एक शरीर मानते हैं और व्यक्ति को उसका अंग मानते हैं। इस प्रकार वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। अतः अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति वहाँ साधन हो जाता है, साध्य नहीं रहता, राज्य ही रहता है साध्य। नेक्स्ट जो है वो जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण। देखिए, जो अधिनायक तंत्र विचारधारा की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है, अपितु वह अपनी राजनीतिक विचारधारा को ही पूर्ण एवं एकमात्र सत्य मानता है। अतः अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए और अन्य विचारधाराओं के विरोध के लिए अधिनायक तंत्र शिक्षा, साहित्य, प्रेस, सिनेमा आदि जो जनमत निर्माण के सभी साधन हैं उन पर नियंत्रण रखता है, पूरा नियंत्रण, सेंसरशिप रखता है वो।
नेक्स्ट जो है वो है एक साध्य, एक दल और एक नेता। अधिनायक तंत्र अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर शासन का एक साध्य निश्चित करता है और इस साध्य को एक दल की स्थापना के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है वो विरोध का उग्र दमन। अधिनायक तंत्र अपनी विचारधारा, अपनी दल और अपने नेता का विरोध किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है, अपितु सदैव ही अपने विरोध को शक्तिपूर्वक कुचलने को तत्पर रहता है। अतः अधिनायकवाद में गुप्तचर व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। समय समय पर पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी वर्ग, अपने राजनीतिक दल आदि ऐसे व्यक्ति ढूंढे जाते हैं जो गुप्त रूप से अधिनायक के विरोधी होते हैं और उन्हें कठोरतम दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो लोकतंत्र का विरोध है। अधिनायक तंत्र के आधारभूत सिद्धांत जो हैं वो लोकतंत्र से एकदम भिन्न और विपरीत हैं। इसलिए ये लोकतंत्र की निंदा भी करता है। फासिस्ट व नाजी अधिनायक तंत्र, जो फासिस्ट और नाजीवाद है और फासिस्टवाद है, ये अधिनायक तंत्र के ही रूप थे। ये दक्षिणपंथी अधिनायकवाद है और वे लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन और शक्तिहीन शासन मानते हैं। लोकतंत्र को वो कमजोर शासन मानते हैं और अयोग्य व्यक्तियों का शासन मानते हैं। किंतु साम्यवादी अधिनायक तंत्र वामपंथी अधिनायकवाद है और यह लोकतंत्र को श्रमिक विरोधी तथा पूंजीवादी शासन मानता है। वामपंथी जो अधिनायकवाद है वो थोड़ा सा अलग है। लोकतंत्र की आलोचना तो वो भी करता है, लेकिन वो ये कहते हुए करता है कि भाई ये श्रमिकों को कुचलता है, उनका शोषण करता है और पूंजीवादी जो लोग हैं, कॉरपोरेट्स जो हैं, उनके अनुसार इसमें शासन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा। अधिनायक तंत्र राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए विदेश नीति का संचालन कठोरतापूर्वक करता है और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय जनमत और संस्थाओं की उपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए बताएं आपको, जैसे मुसोलिनी था, हिटलर, स्टालिन और माओ ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा करते हुए विदेश नीति का संचालन किया था। तो इस तरीके से ये बेसिकली इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम चलते हैं अधिनायक तंत्र के वर्गीकरण पर। देखिए, अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि पहला है वैयक्तिक अधिनायक तंत्र। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार का अधिनायक तंत्र पिछली शताब्दी तक दृष्टिगोचर होता था, यानी आज नहीं है। इसकी स्थापना नीति कुशल व युद्ध प्रवीण नायक द्वारा की जाती थी, यानी कुशल योद्धाओं के द्वारा। नायक की इच्छा सर्वोच्च और अनुल्लंघनीय मानी जाती थी, यानी उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। जैसे कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन था वो व्यक्तिक अधिनायक तंत्र का ही एक रूप था। दूसरा है दलीय अधिनायक तंत्र। देखिए, इस प्रकार के अधिनायक तंत्र की स्थापना दलीय आधार पर की जाती है। दलीय अधिनायक तंत्र के भी दो प्रकार हैं, एक तो समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो सोवियत संघ है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, वियतनाम है, पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया जो वगैरह हैं, ये साम्यवादी तानाशाही के प्रथम प्रकार का उदाहरण है, यानी समाजवादी अधिनायकवाद के। इसके विपरीत जैसे दक्षिण अफ्रीका है, पुर्तगाल है, स्पेन है आदि की फासिस्ट तानाशाही जो है वो दूसरे प्रकार की, यानी पूंजीवादी अधिनायक तंत्र का उदाहरण है। इसका तीसरा जो प्रकार है वो है सैनिक अधिनायक तंत्र। देखिए, इस प्रकार के अधिनायक तंत्र की स्थापना सेना के किसी अधिकारी द्वारा सेना की मदद से की जाती है, यानी इसमें फौज का सहारा लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे इंडोनेशिया, यूनान, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, लीबिया, इथोपिया में इसी प्रकार के अधिनायक तंत्र रहा है। तो इस तरीके से ये अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण था, उसके प्रकार थे। अब हम चलते हैं अधिनायकवाद के उदय एवं विस्तार के कारणों पर। देखिए, इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो सामान्य कारण है और एक विशिष्ट कारण है। सामान्य कारण पहले देख लेते हैं। पहला कारण है भ्रष्ट शासन। देखिए, भ्रष्ट शासन व्यवस्था जनता में असंतोष फैलाती है और इस प्रकार क्रांति व अधिनायक तंत्र की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। दूसरा राजनीतिक और आर्थिक दुरावस्था है। जब किसी राज्य में राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो जाती है या राष्ट्रीय सरकार राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में असफल हो जाती है तो जनता सहज ही भाव से जो है अधिनायकवाद को स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट जो है वो उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद भी अधिनायकवाद की स्थापना में सहायक होता है। जब किसी राज्य का अतीत इतना शानदार होता है कि आम आदमी उस पर अभिमान करता है, किंतु वर्तमान इतना कष्टकारी हो कि जनता राष्ट्रीय शर्म महसूस करे, तो प्राय उग्र राष्ट्रवाद जन्म ले लेता है और उग्र राष्ट्रवाद विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रजातंत्र की सफलता।
प्राय ये देखने में आता है कि जब किसी राज्य में विफलता, जब किसी राज्य में सुशासन व समृद्धि के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है, किंतु किन्हीं कारणों से प्रजातंत्र फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो एक ऐसी निराशा जो है वो पनपती है और उससे अराजकता का माहौल पनपता है और अधिनायकवाद तंत्र की जो है स्थापना हो जाती है। अब हम विशिष्ट कारण देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, उसके पश्चात देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में साम्यवादी अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। इस अधिनायक तंत्र की स्थापना मूलतः उस राष्ट्रीय संकट के दौरान हुई जो आंतरिक कुशासन, अव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जर्मनी व जापान की पराजय हुई और इस प्रकार एक बड़ी मात्रा में जो है फासिस्ट अधिनायकवाद समाप्त हो गया। यद्यपि इसके बाद भी स्पेन, दक्षिण अफ्रीका व पुर्तगाल में फासिस्ट अधिनायक तंत्र मौजूद रहा, किंतु वह अतीत के समान मजबूत और विस्तारशील नहीं रहा और अल्टीमेटली खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी न्यायतंत्र का लगातार विकास हुआ। इसके विस्तार के कुछ कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि युद्ध में सोवियत संघ की विजय हुई, पूंजीवादी पक्ष का कमज़ोर होना, पूंजीवादी शोषण, तो ये इसके प्रमुख कारण रहे हैं। धन्यवाद। कल हम अधिनायक तंत्र के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे।